देखता है। ईयू इंडिया को तीन तरीके से चाहता है कि इंडिया शुड बिकम द नेचुरल सप्लायर ऑफ और मोस्ट ऑफ इज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उनको बाहर से चाहिए। जैसे आप देख लें, आईटी का सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, प्लस हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, पोलाइट ह्यूमन रिसोर्स है। और बल्कि हिंदुस्तान में तो आप देखें, जितनी नई मस्जिदें बनी है एक साल, अरे पिछले 40-50 साल में, वो रिकॉर्ड नंबर पे हैं। जरा पाकिस्तान में कितनी नए मंदिर बने हैं, इसका भी रिकॉर्ड दे दीजिएगा। आप क्या नहीं बनते? तो ये कंपैरिजन खराब है कि आप उधर मंदिर तोड़ेंगे तो इधर से हम कोई मस्जिद तोड़ने लगेंगे। हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं करते, उनकी टीचिंग में नहीं है, क्योंकि वो सबको, वो मंदिर क्या, वो हिंदुस्तानी किसी मस्जिद के आगे जाएगा तो भी सर झुका लेगा। ये उसके 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 डीएनए में है ये। आप निजामुद्दीन औलिया चिश्ती और ये अजमेर शरीफ और ये सब में जाके देखिए, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। थ्रो हर आउट ऑफ इंडिया, मतलब जिस तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी अल्फाज यूज कर रही है, हिंदी वर्डिंग यूज कर रही है, जैसे कि जैसे उन्होंने रिसेंटली बोला कि भाई इंडियन सेना, उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई चिंता। दिक्कत ये है कि लोगों को ये प्रॉब्लम लगा है कि वो हिंदू बन गई। वो हिंदू कैसे बन सकती है? अब उस मिट्टू मियां जो बच्चियों को, 16-16 साल की बच्चियों को कन्वर्ट करते थे, जरा उनके बाप का दर्द पूछिए, कन्वर्जन का दर्द। जो आग आपको लगी है कन्वर्जन का, वो आग से रोज गुजरना पड़ता था उन बाप को, उन बच्चों को, जिसको आप कन्वर्ट करके वो कहते थे कि ये तो अल्लाह ताला की हिदायत है। तो वो जाने नहीं देना चाहते। अभी आपको मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा, देखिए ईयू को बिजनेस दिया इंडिया ने, 36 राफेल खरीदे। बिल्कुल। अभी इंडिया की और भी जो फाइटर जेट है, उसका कम से कम उनको 100 या 150 अभी और चाहिए। उसके लिए भी जो फ्रांस है वो नहीं चाहता कि इंडिया के साथ संबंध खराब हो। तो ये सीमा का हिंदू, और सीमा की सारी मदद हिंदुओं ने करी है। उसको वीजा दिलवाने का काम हिंदुओं ने करा होगा। उसको ये, उसके दिमाग में ये आइडिया है कि तुम ये जो रूट है, इससे कोई पहली बार तो वो नहीं आई है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आजकल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट को लेकर बहुत ज्यादा खबरों में है। वैसे तो वो हमेशा ही खबरों में रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया फ्रांस के जो डील होने वाली है, जो प्रोजेक्ट्स मिलके करने वाले हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे सीमा सचिन पबजी लव स्टोरी पर, जो कि एक मिस्ट्री बनती जा रही है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल आपके सभी दोस्तों को। शोएब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बस बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर मैं भी फिट फाट बढ़िया। सर मुझे ये बताइएगा, आप भी देखते होंगे खबरों में कि सचिन और सीमा की जो लव स्टोरी है वो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। अभी मैं मेजर गौरव साहब को के एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे, थ्रो हर आउट ऑफ इंडिया, मतलब जिस तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी अल्फाज यूज कर रही है, हिंदी वर्डिंग यूज कर रही है, जैसे कि जैसे उन्होंने रिसेंटली बोला कि भाई इंडियन सेना, उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई चिंता। इस तरीके से जो आम अल्फाज यूज किए जा रहे हैं, तो देखा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है शायद ये कोई पता नहीं, कोई बिल्कुल एजेंट है या कुछ। इंडिया से कुछ लोग आईएसआई के एजेंट कह रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो रॉ की एजेंट थी पाकिस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अब इसमें तो कुछ कहने का पता ही नहीं है। जिसकी जो समझ है वो कह ले। मेरे हिसाब से तो अगर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी फॉरेनर्स एक्ट में, वो किया जाएगा। अब चूंकि उसने सचिन से शादी भी कर ली है, तो वो सचिन की वाइफ भी हो जाती है। फिर अब ये कानूनी मसला चलेगा। देखिए, समझना पड़ेगा आपके यहाँ लोगों को कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही होती, सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपैट्रिएट कर देते हैं, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। जी लेकिन बिल्कुल। अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर ली है। तो अब सचिन का क्लेम है कि ये मेरी वाइफ है। तो ये मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है क्या नाम है, जुडिशरी के हाथ में। तो अब ये कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी हो गया है। वरना तो ये और ऐसी कई बार हुआ है कि जो बाहर से हमारे यहाँ महिलाएं, कुछ पाकिस्तानी जो हैं, जो लेजिटिमेट किसी मुसलमान से भी शादी करके आई हैं, वो यहाँ रहती हैं, तो उनको उनका वीजा कई बार एक्सपायर हो जाता है, फिर वो वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करती हैं। तो देखिए, कानूनी पचड़े इसमें बहुत हैं। ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों के हाथ में हो गया। और जब कोई मैटर
हमारे यहाँ सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। कोर्ट ने उसको बेल दी है, उसका मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं नीरव मोदी हैं, ये माल्या साहब हैं, इनके ऊपर ये है कि इन्होंने करोड़ों रुपए इंडियन बैंक्स के लिए और आज तक चुकाया नहीं उनको, और ये बाहर हैं देश के। तो मोदी जी क्या कहें जाकर के कि सुनक से, यार सुनक भेज दो यार, तुम भी इंडियन हो हम भी इंडियन हो। अरे नहीं होता ऐसे भाई। गवर्नमेंट ने उनको उनका एक्स्ट्राडिशन करने के लिए जी तोड़ वो बड़े बड़े लॉयर हायर कर लिए। अभी तक वो 4-5 जो लेयर ऑफ लीगल राइट्स होते हैं उसमें वो अब शायद सबसे सबसे हायर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो शी हैज टू एग्जॉस्ट ऑल द लीगल रेमेडीज जो उसके पास है। अगर वो बोर्ड से पकड़ ली जाती, उसको डिपोर्ट करना बहुत आसान था। उसको फॉरेनर्स एक्ट में, वीजा एक्ट के वायलेशन में उसको इलीगल इमिग्रेंट माना जाता और वो चली जाती। बट देखिए ये ना, ये लोग जो एक, अगर वो रॉ की है, आईएसआई की, मैं नहीं जानता। मेरा ये मानना है कि उसको इतना तो हक मिलना चाहिए कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो शादी कर ले। क्या दिक्कत है इसमें? इतना इतना हो हल्ला क्या मचाना है इसके लिए? अगर वो होगी आईएसआई की एजेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके भेज देगी, और अगर वो मान लीजिए नहीं होगी तो अपनी जिंदगी खुला बसर कर लेगी। अब रही बात हैदर मियाँ की, तो जब वो कह रही है कि हमें खुला दे दो, तो भाई ये शरई कानून में खुला उसका हक है, आप दे दो खुला। क्यों इस मामले को इतना बढ़ाना? वो जो है, क्या आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की किसी से प्यार कर ले, उसको शादीशुदा हो, उसके बाद वो किसी और के साथ चली जाए? ऐसा 50 जगह होता है यार, रोजमर्रा में होता है। दिक्कत यह है कि लोगों को यह प्रॉब्लम लगा है कि वो हिंदू बन गई। वो हिंदू कैसे बन सकती है? अब उस मिट्टू मियां जो बच्चियों को, 16-16 साल की बच्चियों को कन्वर्ट करते थे, जरा उनके बाप का दर्द पूछिए, कन्वर्जन का दर्द। जो आग आपको लगी है कन्वर्जन का, वो आग से रोज गुजरना पड़ता था उन बाप को, उन बच्चों को, जिसको आप कन्वर्ट करके वो कहते थे कि ये तो अल्लाह ताला की हिदायत है। तो मैंने जहां तक कुरान को पढ़ा है, मेरा तो अल्लाह में अटूट विश्वास है, ईमान की बात है। तो अगर अल्लाह हिदायत देता है तो गुमराह भी अल्लाह करता है। तो फिर अल्लाह और उसके बीच का मैटर है। हम इंसान छोटे मोटे हैं, हमारी क्या औकात है अल्लाह के सामने? बिल्कुल। पाकिस्तान से अब जो कि सीमा जी का ट्राइब है, जो उनका कबीला है, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई धमकी दी जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर सीमा ने जैसे मजहब चेंज किया है तो हम नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तानी हिंदुओं को। आपको लगता है कि ऐसी अगर हम हरकत करेंगे या पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत करता है, उससे सीमा को क्या नुकसान या फायदा पहुंचेगा, जबकि इमेज खराब होगा पाकिस्तान का? अगर दिल उदारी होगी यहाँ पे बैठे बेकसूर हिंदुओं की, मतलब उनका ना कोई लेना ना देना, तो ये अगर ऐसी धमकी दी गई है तो इससे ये साबित होता है कि आप एक स्टेट नहीं है। मुझे तो लगता था पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम रहते हैं क्या पाकिस्तान में? मुझे तो लगा कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहता होगा ना। तो ये सीमा का हिंदू, और सीमा की सारी मदद हिंदुओं ने करी है। उसको वीजा दिलवाने का काम हिंदुओं ने करा होगा। उसको ये, उसके दिमाग में ये आइडिया है कि तुम ये जो रूट है, इससे कोई पहली बार तो वो नहीं आई है। और भी कई लोग इस रूट से आ चुके हैं, नेपाल रूट से। आईएसआई कई बार अपने एजेंटों को आए, या उस जो, मतलब मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, कई बार उस रूट से लोग आए हैं अंदर। अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जाके उसको, और चूंकि वो पोरस है, हमारा हमारा बॉर्डर सिर्फ आपके और चाइना के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, वरना भूटान, नेपाल और म्यांमार वाला बॉर्डर है, वो आप ऐसे जा सकते हैं यूं। कोई पूछता ही नहीं है वहां पे, पासपोर्ट भी नहीं पूछते हो आपको, ऐसे टहलते टहलते जा सकते हैं। मैं गया हूँ भूटान में, वो खाली पूछेंगे सर आप कहाँ से हो, इंडिया से? चाहिए, ठीक है चलिए जाइए, बस हो गया पासपोर्ट। वो हमारे आपके बॉर्डर की तरह नहीं है कि अगर दिख भी गए तो ये वाला आंख में गोली लग जाएगी बॉर्डर के आसपास। तो पॉइंट ये है कि भाई एक क्वेश्चन है, इसको आप डाइजेस्ट करें कि जब ये जिन लोगों को पाकिस्तान में आग लग रही है कि वो हिंदुओं को जला देंगे, तो कन्वर्जन का दर्द महसूस कीजिए, उन बच्चों के बाप का दर्द महसूस कीजिए जो 16 साल की बच्ची को अल्लाह हिदायत दे देता है। अगर 16 साल की बच्ची को हिदायत देता है तो आपका ईमान कुरान कुरान शरीफ पे अटूट होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमान के मुताबिक गुमराह भी अल्लाह ताला ही करते हैं। तो अब तो अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया उसको, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, वरना उसकी क्या औकात है कि वो 2 बार गई है इसी रूट से नेपाल। बिना बिल्कुल। अल्लाह की शक्ति के कोई जा सकता है? मैं तो ये मानता हूं भाई कि अल्लाह ताला जो है सर्वशक्तिमान है, उसके आगे हम लोग तो छोटे से कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। तो जिसकी निगहबानी अल्लाह कर रहा हो, आप क्या कर लेंगे उसके आगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने उसको प्यार दिया है, खुला उसका हक है। अल्लाह मियाँ कहते हैं उसको खुला दीजिए अब आप।
और उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, आखिरत के दिन हो जाएगा फैसला, गलत किया या सही किया। हम आप कौन होते हैं भाई? ये कौन कबीला है कि हम हिंदुओं को मार देंगे? ये तो यार इसको कहते हैं बार्बरिक सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में ये अंतर होता है कि अगर किसी ने, एक आदमी ने दूसरी लड़की का रेप कर दिया तो पहले ये होता था कि अब उस लड़की का भाई उसकी बहन का रेप करेगा। ये वाली जस्टिस चाहते हैं आप? बनाना रिपब्लिक से भी गए गुजरा बनना चाहते हैं आप? वैसे तो हमारे और प्राइम आपकी मिनिस्टर समाज क्या कर रहा है? जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर है वो कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिस्टम है वो बनाना रिपब्लिक ही लगता है। वैसे तो कह चुके हैं, लेकिन फिर भी आइन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। हमें चाहिए कि हम मतलब आइन के अंदर रहते हुए ये जो भी काम करना है वो करें। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट देंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर स्टेटमेंट है। और सर ये देखें, ये देखने में एक सिंपल मामला लग रहा है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है तो ये वही सीन नहीं बनेगा बाबरी मस्जिद वाला। यहाँ पे मंदिर तोड़े जाएंगे, वहां पे मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि देखने में यह आम एक छोटा सा वाकया है, लव स्टोरी है, लेकिन ये इस तरीके से भी हो सकता है? नहीं, देखिए, आपकी बाबरी मस्जिद की समझ थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं समझा दूं आपको, हिंदुस्तान का कोई भी सनातनी किसी मस्जिद का, चर्च का नुकसान कर ही नहीं सकता, उसके टीचिंग में ही नहीं है। बाबरी मस्जिद, हमारा ये विश्वास है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहां पे बाबर ने आकर के उस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाई। हमने जो उसको हम मस्जिद नहीं मानते थे, उसको ढांचा कहते थे। इवन कुरान के मुताबिक कि कोई भी विवादित जगह पे अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह का घर नहीं हो सकता, उसको मस्जिद नहीं मानी जाती। हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं टूटती, कतई नहीं टूटती। और बल्कि हिंदुस्तान में तो आप देखें, जितनी नई मस्जिदें बनी हैं एक साल, अरे पिछले 40-50 साल में, वो रिकॉर्ड नंबर पे हैं। जरा पाकिस्तान में कितने नए मंदिर बने हैं इसका भी रिकॉर्ड दे दीजिएगा। आप क्या नहीं बनते? तो ये कंपैरिजन खराब है कि आप उधर मंदिर तोड़ेंगे तो इधर से हम कोई मस्जिद तोड़ने लगेंगे। हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं करते, उनकी टीचिंग में नहीं है, क्योंकि वो सबको, वो मंदिर क्या, वो हिंदुस्तानी किसी मस्जिद के आगे जाएगा तो भी हाथ सर झुका लेगा। ये उसके 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 डीएनए में है ये। आप निजामुद्दीन औलिया चिश्ती और ये अजमेर शरीफ और ये सब में जाके देखिए, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं, क्योंकि वो नहीं करते ये तेरा बेरा। तो ये एनालॉजी की उधर आप मंदिर तोड़ेंगे, इधर आप एक मस्जिद तोड़ने जाएंगे, अगर वो लेजिटिमेट मस्जिद है, लेजिटिमेट, तो वहां पे 100 हिंदू खड़े मिलेंगे आपको कि इस मस्जिद हम नहीं तोड़ने देंगे। हिंदुस्तान में किसी की पूजा स्थल को तोड़ा ही नहीं जाता। बाबरी मस्जिद एक अलग था, काशी विश्वनाथ का मंदिर और विश्व और मथुरा जी का मंदिर, ये तोड़ा गया इसलिए क्योंकि इसको, हमारी आइडेंटिटी को मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया था कि इनके ये 3 मंदिर तोड़ दो। और भी कई मंदिर तोड़े गए, उसके लिए हम नहीं कुछ कहते, हमने कहा चलिए भाई इतिहास की एक बात है। लेकिन काशी, मथुरा और बनारस जो है, और अयोध्या जो है, वो हमारे दिल के करीब है। जैसे वो आपका मक्का मुनव्वरा है, हमारे लिए वो है। इसलिए ये कंपैरिजन जो है वो ठीक नहीं है बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद का कंपेयर नहीं किया जा सकता। और सुनिए, बाबरी मस्जिद में जब कोर्ट ने ये भी डिटरमाइन किया कि वहां पे जो, आप जाके के मोहम्मद साहब की किताब है वो पढ़ लें। के मोहम्मद एक मुसलमान थे, उनको आर्किटेक्चर उसमें रखा गया था, क्या नाम है, जो एक्सकवेशन किया गया कि भाई बाबरी मस्जिद के नीचे तुम खोदो, तो अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो हम फिर डिसाइड करेंगे। के मोहम्मद साहब को स्पेशल डाला गया ताकि एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव रहे। के मोहम्मद साहब की किताब पढ़ ले और के मोहम्मद साहब का इंटरव्यू है, जाकर के देख ले। उन्होंने कहा कि वहां पे जब मंदिर के अवशेष मिले तो हमारी आंखें चुंधी आ गई। उसके बाद भारत की कोर्ट ने क्या किया, देखिए हुआ क्या, फैक्ट को समझिए कि बाबर ने एक एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। हम कोर्ट में गए, 400 साल लड़ाई चली। कोर्ट ने कहा हाँ यहाँ पे मंदिर था, उसके अवशेष मिले थे, वो मंदिरों के अवशेष मिले थे खुदाई में, आप यहाँ पे अपना मंदिर बना ले। उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि वहां पे तोड़ के मंदिर को मस्जिद बनाया गया था, उसके बाद भी कोर्ट नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 142 में अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन देते हैं कि वो भी मस्जिद बनाए। तो और इस्लामिक शरई नियम के अनुसार जो मस्जिद है वो तोड़ी जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। मंदिर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो जो मूर्ति होती है उसमें माना जाता है कि ईश्वर रहते हैं। आप देख लें सऊदी अरेबिया में तो बीबी फातिमा का और बीबी आयशा का जो मस्जिद था जहां पे रहती थी, उसको तोड़ के सऊदी अरेबिया ने वहां पे शॉपिंग मॉल खड़े किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में कंपैरिजन अक्सर, ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जब कोई पुल वगैरह ब्रिज बनना होता है या कोई मोटरवे ट्रैक गुजरना होता है तो अक्सर ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं कि मस्जिद को जगह दी जाती है या थोड़ा सा रिप्लेस किया जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये मत कहें कि हमारे यहाँ मस्जिदें टूटती है, नहीं टूटती है।
ठीक है। और अगर मस्जिदें टूट, आपने एक बात की कि अगर कोई मस्जिद को बिला वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हिंदू जाके खड़े होते हैं, हिंदू भाई जाके खड़े होते हैं उसे महफूज करने के लिए। ऐसी एक अरे वीडियो मैं खड़ा बनी हूंगा भाई, मैं खड़ा हूंगा। अगर पाकिस्तान में 200 मंदिर भी टूट जाए, उसके बाद भी कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की लेजिटिमेट मस्जिद के ऊपर अगर कोई जाएगा, मैं खड़ा हूंगा कि यहाँ पे ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, ये उसका हक है कि उसकी मस्जिद में वो जाए। पाकिस्तानी अपने अगर सारी मंदिरों को तोड़ दे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए उनको उनको लॉ ऑफ कर्मा मिलेगा। जैसे वो लोग जो कन्वर्जन कराते हैं, उन बाप का दर्द नहीं समझते कन्वर्जन का, जिसकी 16 साल की बेटी को ही हिदायत मिल जाती है और आप कहते हो ये तो अल्लाह मियाँ की मर्जी है। तो आज उस दर्द को समझिए। ये ये लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचुरल जस्टिस है, ये नेचर का झन्नाटेदार तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो ये सोच के कन्वर्जन करते हैं कि उनके घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ हिंदू ही मुसलमान बनेगा, मुसलमान भी हिंदू बनेगा। ये है नेचर। जब आप जोर जबरदस्ती करते हैं, ठीक तो है। फिर अगर अगर आपका अल्लाह में, अगर इस्लाम में फ्री विल है, जो आप कहते हो कि इस्लाम फ्री विल देता है, तो फ्री विल दीजिए उसको। उसकी सारी मदद अल्लाह मियाँ करे। वरना एक लड़की जो कम पढ़ी लिखी है, 5 2 2 बार वो इंडिया चली आए, अरे नेपाल चली आए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें इतना बड़ा क्या इशू है भाई। हो ठीक गया है। प्यार मोहब्बत यार, खत्म कीजिए, हटाइए इसको, मामले को जीने दीजिए। अगर वो आईएसआई एजेंट होगी तो गवर्नमेंट तफ्तीश करके उसको भेज देगी वापस, और अगर नहीं होगी तो उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अब हैदर मियाँ भी अब क्या करेंगे? मैं हैदर मियाँ के साथ सिंपैथी करता हूँ, उनके साथ भाई चोट उनको भी लगी होगी, लेकिन हैदर मियाँ को ये सच्चाई है भाई, कई बार हमारे जीवन में आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, अब वो भाई डंप कर दिए जाते हैं। हम 2 बार डंप हुए हैं यार, डंप यार्ड जैसी फीलिंग आती है, पर क्या करें अब हम। सर आपने जो एक बात की है कि अगर कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, पाकिस्तान में या कहीं पे भी मंदिरों के साथ कुछ होता है या किसी दूसरे मजहब के जो मजहबी मकाम है उनके साथ कुछ होता है, उसके बावजूद भी अगर इंडिया में कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो अभिषेक सर वहां पे खड़े होंगे या इन जैसे बहुत से हिंदू वहां पे खड़े होंगे। यस। तो यही यही हौसला या यही स्पिरिट हमें भी चाहिए पाकिस्तान में मौजूद। मुझे यहाँ पे बैठ के ये कहने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान में कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा तो वहां पे एज ए पाकिस्तानी मुझे भी खड़ा होने की जरूरत है। जब ये सोच होगी तो मैं ये समझता हूं चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहां पर फिर कोई भी किसी मजहबी मुकाम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाए। दूसरे की मजहब की बात आती है, दूसरे की बात आती है तो हम ये कहते हैं जी वो तो मतलब वो नॉन मुस्लिम, या इस तरीके से हम अपना एक कंसेप्ट ले आते हैं। सर पीएम मोदी साहब के जो फ्रांस का विजिट है बहुत ज्यादा खबरों में है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और खास तौर पे जिस तरीके से इंडियन फोर्सेस के ट्रॉप्स ने अपना रिहर्सल की है नेशनल डे के लिए, फ्रांस नेशनल डे के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दोस्ती बहुत बढ़ती नजर आ रही है। नहीं, अगर आप फ्रांस और इंडिया की रिलेशनशिप देखेंगे ना, तो बहुत पुरानी है। जी जब बिल्कुल। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया में होता था ना, तो फ्रांस जो है इंडियन जो रूलर के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है। और देखिए, यूरोप की अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझे ना, तो यूरोप में भी ब्रिटिश वर्सेस कॉन्टिनेंटल यूरोप चलता है। तो ईयू को पहले ही ब्रिटेन ने एक झटका दे रखा है, ब्रेक्सिट ने ईयू के कॉन्सेप्ट को काफी वीकेंड किया था। अब अगर ईयू को सरवाइव करना है, ईयू को एक पोटेंशियल और पावरफुल ट्रेड ब्लॉक के रूप में उभरना है, पॉलिटिकल भविष्य तो मैं नहीं जानता ईयू का क्या होगा। हालांकि ईयू ने काफी इनरोड बनाए हैं पॉलिटिकली, यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके अंदर में ईयू लॉज की जो आप समझ लीजिए एक तरीके से परकोलेशन है, वो काफी डीप हो चुकी है। और इसके लिए कई लोग जो यूरोप में रहते हैं वो नाराज भी रहते हैं कि यूरोप में जो ईयू लॉज हैं वो हमारे बॉर्डर्स में हमसे छीन लिए हैं और ये सब छीन लिया है। तो खैर, मेरे कहने का मतलब है कि ईयू एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेड ब्लॉक का ब्रिटेन को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और ईयू इंडिया को एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर देखता है। ईयू इंडिया को 3 तरीके से चाहता है कि इंडिया शुड बिकम द नेचुरल सप्लायर ऑफ और मोस्ट ऑफ इज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उनको बाहर से चाहिए। जैसे आप देख लें, आईटी का सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, प्लस हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, पोलाइट ह्यूमन रिसोर्स है। आप कभी इंडियन को कहीं नहीं देखिएगा जर्मनी में या फ्रांस में आग लगाते हुए, या 2000 इंडियन जुट गए और उन्होंने जाकर के कहीं आग लगा दी कि हमारे इंडियन, जबकि इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा जाति वहां होती है। बट इंडियंस लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो लॉ के ही हद में अपनी सारी की सारी जो रेमेडीज है वो ढूंढते हैं। वो एक्स्ट्रा लीगल रेमेडीज के लिए नहीं जाते कि इकट्ठे हो जाओ 10-5 हजार लोग और पुलिस को आग लगा दो, शॉपिंग मॉल लूट लो। दैट इज नॉट व्हाट मेक्स अस इंडिया।
सो इसलिए इंडियन जो है एक नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर भी हैं। प्लस आप ये देखिए कि जो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ईयू जो है वो कैपिटल गुड्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, हम कैपिटल गुड्स के भी बहुत बड़े इंपोर्टर है, और उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, और ईयू इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो हमारा ट्रेड बैलेंस यहाँ थोड़ा सा होता है। तो इट्स अ स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी। अभी देखिए इसके बाद ये जो होगा, इसके बाद मोदी जी मतलब ये बेस्टर डे पे फ्रांस के साथ जो इनका ऑनर होगा, इसके बाद मोदी जी तुरंत स्टॉप ओवर के लिए यूएई में जाएंगे। वहां पे इंडिया फ्रांस यूएई का जो है वो एक अलायंस बना है, जो कि COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है उसको, उसके रिगार्डिंग वो बात करेंगे। वहाँ के जो प्रिंस हैं और जो किंग है, जायद बिन समथिंग नाम है उनका, उनके साथ, और उसके बाद इंडिया वो चले आएंगे। तो देखिए इंडिया फ्रांस की जो पार्टनरशिप है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये क्लाइमेट के लिए है, ये जियो पॉलिटिक्स के लिए है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, ये हर चीज के लिए है। और फ्रांस इंडिया को वो तवज्जो देना चाहता है, क्योंकि ईयू इंडिया का जो ट्रेड है वो आज इंडिया की नजर से दूसरा या तीसरा है। तो बोथ द कंट्रीज स्टैंड्स बेनिफिटेड फ्रॉम फ्रॉम ईच अदर। तो वो जाने नहीं देना चाहते। अभी आपको मैं लास्ट पॉइंट को कहूंगा, देखिए ईयू को बिजनेस दिया, इंडिया ने 36 राफेल खरीदे। बिल्कुल। अभी इंडिया की और भी जो फाइटर जेट है उसका कम से कम उनको 100 या 150 अभी और चाहिए। उसके लिए भी जो फ्रांस है वो नहीं चाहता कि इंडिया के साथ संबंध खराब हो। दूसरा, फ्रांस भी उसी चीज से जूझ रहा है जिससे हम जूझ रहे हैं, कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, उसको फ्रांस भी झेल रहा है, हम भी अपने घर में झेल रहे हैं। जो इस्लामिक सेपरेटिज्म है उसका शिकार वो भी हो रहे हैं, उसका शिकार हम भी हो रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। आपकी शिरीन मजारी ने जब वहां पे फ्रांस में कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के ऊपर बहुत जाति की जाती है फ्रांस में। उनका एक ट्वीट चला गया था एमेनुअल मैक्रों के लिए। बाद में मोदी जी ने मैक्रों के समर्थन में कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं है, सब एक भारतीय है, उनके यहाँ सब फ्रेंच है, और सबको समान ट्रीटमेंट देता है, और ये सच भी है। तो ओवरऑल इट्स अ ट्रेड, it's a friendship for trade, it's a friendship for geopolitics, it is the friendship for peace, friendship for climate change, friendship for arms export and everything। तो बड़ा ही important summit है इंडिया और ईयू के नजरिए से, सिर्फ फ्रांस इसको ना देखा जाए। जो फ्रांस में विजिट है, वहां पे खबर के मुताबिक इंडिया और फ्रांस जॉइंटली एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वेपन सिस्टम को पूरी दुनिया में। मतलब आज इंडिया उन कंट्रीज में खड़ा है जो वेपन एक्सपोर्ट करेगा। कभी यूएस के साथ वो अपना मिलके प्रोजेक्ट करता है, कभी फ्रांस के साथ मिलके प्रोजेक्ट करता है। एक टाइम था जब वो यूएस से वेपन लेते थे आप लोग, या रशिया से वेपन लेते थे, तो फिर आपको यूज करते थे। आज आप एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। वो उसका कारण भी है। देखिए ऐसा है ना कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी भी है, वो भी वेस्ट के जो, वेस्ट ने फ्रीडम को चैंपियन तो किया, कॉज ऑफ फ्रीडम को चैंपियन तो किया, मतलब उसको उन्होंने स्पाउस किया, लेकिन जो तरीका था फ्रीडम को फैलाने का वो दुनिया ने नहीं माना। आज आप देख ले, अभी साउथ अफ्रीका के एक लीडर ने वो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उनको सुना दिया था कि तुम हमको कह रहे हो कि हम रशिया के लोगों को, अरे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को वेलकम करेंगे, तुम जरा टोनी ब्लेयर के बारे में पूछो, जो उसने इराक के लोगों को मरवाया था झूठ बोल करके, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, क्यों नहीं हुआ उसका आईसीसी में ट्रायल। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से ही पूछा कि वेस्ट ने इराक को तबाह बर्बाद किया, लिबिया को तबाह बर्बाद किया, उनके जैसे भी रूलर थे भाई, उनका पर्सनल मैटर था। आपने जाकर के वेस्ट एशिया में आग लगा दी, पहले पेट्रोल के नाम पे, फिर उसके बाद दूसरी चीजों के नाम पे वेस्ट एशिया पे आप आग लगाते रहे हो, उनके लोगों को आप मारते रहे हो। तो आज वेस्ट एशिया भी वेस्ट के ऊपर तैयार करने, वो तो वेस्ट एशिया के जो घराने हैं, चंद जो चूंकि वो अमरीयत है, तो वहां पे उनको अपनी सुरक्षा के लिए वो बैठे हुए हैं अमेरिका की गोद में, वरना उनकी जनता तो नहीं पसंद करती अमेरिका को। तो इंडिया की लीडरशिप को सब मानने को तैयार है। इवन जो 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 अमरीयत है वो भी चाहती है कि इंडिया आए, क्योंकि इंडिया की एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया जाता है दुनिया में योगा देता है, और अमेरिका जाता है दुनिया में तो बम गिराता है। हमारे और उनके में बहुत अंतर है। अमेरिकन कंपनी आएगी आपके यहाँ पे कि हमसे ले लो वैक्सीनेशन, उसके बदले में कहेगी अपना जो है तुम ये टैंक मत बनाओ, हमसे टैंक खरीदो, हमारा वेपन खरीदो, 50 कंडीशन रख देगी। हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन बनेगा तो हम कहेंगे जाओ आप भी ले जाओ, क्योंकि हम क्या विश्वास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि अगर शोएब को दर्द है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं, अगर पाकिस्तान के लोगों को दर्द है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं।
लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों की आइडेंटिटी ये बन जाए कि भैया बस हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना है, जहां भी जा रहे हैं दुनिया में अपनी बात नहीं कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं हिंदुस्तान से दोस्ती तोड़ दो, कश्मीर दिलवा दो, उनके आग लगा दो, उनको भूखा मार दो, उनको वेपन मत दो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है आप अपनी बात करते यार कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट लाइए, फैक्ट्री लगाइए, जरा हमारे यहाँ ये भी ले आइए, वो भी ले आइए, तो बात होती। आप जाते हो दुनिया में तो आप करने लगते हो यार हिंदुस्तान से कश्मीर दिला दो प्लीज यार, कश्मीर दिला दो, उसके बदले में क्या चाहिए, हमारा ग्वादर का हिस्सा ले जाओ, हमारा ये स्कर्दू वाला इलाका यहाँ पे आपको बनाना है सीपेक, ले जाओ, कराची स्टॉक एक्सचेंज चाहिए ले जाओ, बस भारत को तबाह बर्बाद कर दो। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। सर आपको नहीं लगता कि अब सोच बदल रही है, खासतौर के पाकिस्तान की जो यूथ है, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं सोच में, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के थ्रू अब सोच बदल रही है, या आपको लगता है कि ये सोच वैसे ही है जैसी 10 साल पहले 20 साल पहले थी? सोच बदल बदल रही है इसका तो मैं कोई, मेरे पास प्रूफ नहीं है, आप जैसे कुछ लोगों को देख के तो उम्मीद जगती है, बिल्कुल सच बात है ये। बट जब तक आपकी किताब में, देखिए आपके यहाँ पे जो समस्या है ना, जो भी आपकी समस्या, इकोनॉमिक्स, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, नॉन गवर्नेंस, देखिए पावर्टी का ना स्टडी हुआ था जिसके लिए नोबेल मिला था उसको, उनको क्या नाम है, अमर्त्य सेन जी को। पावर्टी क्यों होती, लोग गरीब क्यों होते हैं? पाकिस्तान, इमरान खान ऑन फ्रॉम द रूफ टॉप चिल्लाते कि हम मसाइल से, अरे वसाइल से माला माल है, मगर गरीब हैं आप। क्यों है वो? तो उनकी नोबेल प्राइज इस बात पे मिला, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स यानी गवर्नेंस और पावर्टी में सीधा रिलेशन है। गरीबी का मुख्य कारण मिस गवर्नेंस होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप जो वसाइल होते हैं उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आपकी सारी समस्याओं का जो अंत है वो ये है कि सबसे पहली बात कि आप, मैंने आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखा कन्वर्जेंस को यूं कहते हुए कि भैया वो सिंध में कन्वर्जन आ रहे हैं, वो तो छोटी चीज है, और कोई मुसलमान का कन्वर्जन हो जाए तो वही लोग जाकर के उनको दर्द ऐसा होता था कि बड़ी बात है। तो बुत परस्ती को गालियां देना बड़ा आसान हो जाता था, बुत है ये तो, उनके बारे में कोई कह दे तो वो सेंसिटिव हो जाए। तो जब तक आप अपनी किताबों में, निसाबों में ये नहीं चेंज करेंगे कि हर मजहब का सम्मान होना चाहिए, हर सोच का सम्मान होना चाहिए, तब तक आप आज से 2000 साल पहले की जीवन में जी रहे हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यूरोप को लेके आना पड़ा, हमको नहीं चाहिए था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हम तो बार बार कहते थे एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, यानी सब 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 समान है, सब ठीक है, ये कहने वाले इंडिया था। यूरोप तो ये कहने आया था कि तुम तो बिलीवर हो, नॉन बिलीवर है, क्रिश्चियनिटी के नाम पे उन्होंने कहा तुम लोग गलत हो, हम सही हैं, तुमको एक खुदा का आइडिया नहीं पता, हम बताएंगे एक खुदा क्या होता है। और इस आज वो कहने पे, आज वो अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि सब धर्म बराबर है, सब रिलीजन बराबर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमको क्या सिखाने आए थे फिर? हम तो पहले ही कह रहे थे ये बात, आपको भी यही सीखना होगा। बिल्कुल। और बिलीवर और नॉन बिलीवर के नाम पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रही है वहां पर, और आज वही हमें ये पैगाम देते नजर आते हैं या हमें ये बताते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में जो सा इस तरीके से इशू है, जो कि पाकिस्तान में इश्यूज मौजूद भी हैं। सर मुझे ये बताएं लास्ट में कि कभी पीएम मोदी फ्रांस का विजिट करते हैं, कभी यूएस का, अभी आपने बोला यूएई का विजिट भी उनका होगा, इसके पहले भी बहुत से विजिट हैं, ये बिल्कुल नेबर में पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान का विजिट कब करने वाले हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? मैं देखिए, अब मोदी जी का पाकिस्तान में गए तो थे, कराची में, हम तो कई बार गए रहे, सॉरी लाहौर गए थे, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में उनकी माँ के उन्होंने पैर छू के, हमारी जो कल्चर है पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। तो और हम भी, वो भी आए थे, क्या नाम है, वाजपेयी जी। तो पर आपके यहाँ की जो वो सेंटीमेंट है ना कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो अब इसको कौन रिस्क लेना चाहेगा कि भाई हम मोदी जी को बुला लें, उसके बाद वो गद्दार दे? अच्छा देखिए, मोदी जी का मुसलमानों से, आप इस्लाम से वो मत देखिएगा, क्योंकि उनको मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट से, इस्लाम का मंबा अल अजहर यूनिवर्सिटी वहां पे है, वो उनको दे रहे हैं अपना ऑर्डर ऑफ नाइल, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद मिला यूएई से उनको, जॉर्डन के जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं, उनके जो वो हैं, उन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट ऑर्डर दिया, जॉर्डन का अवार्ड दिया। तो हम, मोदी जी का इस्लाम से कोई वो नहीं है, वो लोग बहुत प्यार करते हैं और हम लोग भी बहुत करते हैं प्यार इस्लाम को, वे जो अरबिक कंट्रीज हैं और अरबिक इस्लाम है जो। मोदी जी की समस्या ये आप लोग हो गए हैं कि आपको मोदी जी से पता नहीं क्या नफरत है। अगर मोदी जी का इस्लाम से प्रॉब्लम होता तो अरबी उनको अपने घर में घुसने नहीं देता। अरबी तो घुसना का छोड़िए, उनके साथ I2 U2 बना रहा है,
अभी वो COP 28 के लिए यूएई जा रहे हैं, कल आपके यहाँ पे अलग उसके लिए आग लगेगी। जरा आप कल देख लीजिएगा कि ये क्या कर रहे हैं इस्लामिक उम्मा में। इस्लामिक उम्मा में भाई, वो इस्लामिक उम्मा में नहीं जा रहे हैं, वो अरबिक उम्मा में जा रहे हैं। वो सिविलाइजेशनल बात कर रहे हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड तब से है जब ना तो क्रिश्चियनिटी आई थी ना तो इस्लाम आया था। तब से हमारे उनके संबंध है। वो भी अपनी इतिहास पे फक्र और गर्व महसूस करते हैं, हम भी अपनी इतिहास पे फक्र और गर्व महसूस करते हैं। आप हैं कि अपनी इतिहास पे शर्मिंदा होते हैं, अपनी आइडेंटिटी पे शर्मिंदा होते हैं, तो वो आप लेकिन कैसे उनको अगर बुला लेंगे? अगर सर अगर किसी को इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उस तरीके से बताया ही ना जाए, रियल हिस्ट्री बताई ना जाए, तो फिर कंफ्यूज भी होंगे, शर्मिंदा भी होंगे अगर सच नहीं बताया जाएगा तो। ये देखिए, वो तो दोनों तरफ है ना बॉर्डर के। दोनों तरफ के लोग अपने इतिहास को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। वो मुगल से जुड़े हुए हैं, पता नहीं, मेरा तो यही सब। दुनिया की बेस्ट आर्किटेक्चर का नाम बताइए, दुनिया की आज तक की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर ताजमहल। दुनिया की दूसरी सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर लाल किला। दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज उर्दू। दुनिया का दुनिया का बेस्ट रिलीजन इस्लाम। दुनिया का बेस्ट देश पाकिस्तान। अच्छा, अब उसका उल्टा करते हैं, दुनिया का सबसे घटिया देश भारत। दुनिया की सबसे घटिया कल्चर भारत। दुनिया का सबसे घटिया कंस्ट्रक्शन मंदिर। दुनिया के सबसे घटिया लोग हिंदुस्तानी। अब इसका क्या, जो जो बुत परस्त हो गए, क्या इसके लिए कहा जाए? आप मॉडर्निटी में जाना नहीं चाहते, न इतिहास में जाना चाहते हो, न आप मॉडर्निटी में जाना चाहते हो। आप एक अपना बबल आपने क्रिएट किया हुआ है, उस बबल में रह रहे हो आप। दुनिया भर में जब इंसानियत को प्रमोट किया जाए, ह्यूमैनिटी की बात की जाए, मजहब को अपने हद तक रखा जाए, मैं मुस्लिम हूं, मुझे मुसलमानों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, प्रैक्टिस करनी है, फख्र करना है, लेकिन साथ ये भी हमें सोचना है कि जो सामने बैठा है, अगर वो हिंदू है, अगर वो क्रिश्चियन है, तो उसको भी उसके रिलीजन के ऊपर फख्र करने की इजाजत होनी चाहिए। पूरा इजाजत नहीं, हक होना चाहिए। जब ये चीजें हम समझेंगे तो शायद इश्यूज बिल्कुल सॉल्व होने की तरफ आएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अभिषेक सर का अपना भी यूट्यूब चैनल है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, जरूर जाइएगा, विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।